नमस्कार दोस्तों। आज मैं शेख हसीना को लेकर वीडियो बना रहा था अ, कि किस तरीके से बांग्लादेश से पलायन करके भारत आना पड़ा। उसी सिलसिले में मैं उसका तीसरा भाग बना रहा हूँ और पहले के 2 भाग में मैंने जो बताया आपको कि किस तरीके से भारत को आज़ादी मिली, उसके बाद भारत से पाकिस्तान अलग हुआ और उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश को एक अलग देश बनाने की जो मांग है वो तेज हो गया। बंगालीज़ कल्चर के जो लोग थे पाकिस्तान के, ईस्ट पाकिस्तान के, और उसमें भारत का क्या रोल रहा, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करने वाला हूँ। तो लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से जो पूर्वी बांग्लादेश, जो पूर्वी पाकिस्तान है, वो किस तरीके से मांग कर रहा था कि भाई उसको अपने भाषा के लिए, जो बंगाली भाषा है उसके लिए, और उसके ऊपर उर्दू भाषा थोपा जा रहा था। उसके विरोध में मांग किया गया, प्रदर्शन हुआ और किस तरीके से जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा फोकस्ड रहा वेस्ट पाकिस्तान की ओर, जबकि ज़्यादा रिसोर्सेज जो था वो ईस्ट पाकिस्तान में था। पॉपुलेशन की बात करें तो वो भी ईस्ट पाकिस्तान का वेस्ट से ज़्यादा था। किसी भी पैमाने पे अगर देखा जाए तो ज़्यादा डेवलप्ड जो था वो ईस्ट वाला ही भाग था, लेकिन जो डेवलपमेंट किया जा रहा था वो ज़्यादा वेस्ट, और या चाहे पॉलिटिकली इस्टेब्लिशमेंट की बात करें या पॉलिटिकल डोमिनेंस की बात करें तो वेस्ट पाकिस्तान का ज़्यादा रहा। तो कुल मिला के जब से पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान ही जो है वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान के साथ भेदभाव किस तरीके से कर रहा था। तो उसी सिलसिलों को मैं आगे बढ़ाता हूँ और मैंने लास्ट वीडियो में ऑपरेशन सर्च लाइट के बारे में कुछ बातें बताया, उसके बाद मैं उससे आगे चलता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो जो चुनाव हुआ था उसमें, चुनाव में जो सबसे ज़्यादा सीटें जो जीत के आई थी वो आई थी अवामी लीग की सीटें ज़्यादा आई थी, पीपीपी से ज़्यादा आई थी। अवामी लीग जो है वो मुजीबुर रहमान की पार्टी थी और पीपीपी जो पार्टी थी वो जुल्फिकार अली भुट्टो की, जो वेस्ट पाकिस्तान से थे। तो अब आगे क्या होता है कि जो सीटें ज़्यादा आ गई तो इसका मतलब है कि सरकार जो है अब बनने वाली थी अवामी लीग की। लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान में जो उस समय सेना प्रमुख याहिया खान और पीपीपी के जो लीडर थे जुल्फिकार अली भुट्टो, इन्होंने उस चुनाव में जो मत आया था, जो मैंडेट आया था, उसको मानने से इनकार कर दिया। और इनकार ही नहीं किया, उसके बाद जो आगे है, आगे इन लोगों ने क्या किया कि एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सर्च लाइट नाम दिया उसका। और ये ऑपरेशन जो है इन लोगों ने जस्टिफाई इस बेसिस पे किया कि जो पूर्वी भाग था उसमें कुछ बिहारीज रहते थे, तो वो जो थे उनका जो लैंग्वेज था वो लोग उर्दू जानते थे, और वो ईस्ट वाले भाग में माइनॉरिटी में थे वो, और मेजॉरिटी में बंगाली थे। तो एक शहर है चिटागोंग, जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है बांग्लादेश का, ढाका के बाद। तो वहाँ जो है वो एक रायट हुआ, तो उसमें लगभग 300 मारे गए। तो उसी बात को उन्होंने एक तरीके से रखा कि इसके कारण अशांति है ईस्ट पाकिस्तान में, तो मुझे ये ऑपरेशन करना पड़ रहा है। जबकि इस ऑपरेशन करने से पहले इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने सीक्रेटली जो अवामी लीग के लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, उसको एयरलिफ्ट करके अरेस्ट कर लिया और वेस्ट पाकिस्तान लेके चले गए। वेस्ट पाकिस्तान में अरेस्ट कर लिया एयरलिफ्ट करके, और उसके बाद इन्होंने जितना भी
कम्युनिकेशन चैनल था सबको ब्रेक कर दिया, सब कुछ। और उसके बाद सक्सेसफुली इन्होंने ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया, और ये इतना ब्रूटल और हॉरिफिक था कि आप जितना बिलीव करते हो उससे भी कहीं ज़्यादा था। इन लोगों ने लगभग उस ऑपरेशन के तहत जो आंकड़ा है, लगभग 5 लाख से लेकर के 30 लाख लोगों को मार डाला, कत्ल कर डाला, और ब्रूटल रेप भी किया इन्होंने। और फिर कहा तो ये जाता है कि लगभग 9 महीने का ये ऑपरेशन चला था, और इसी दौरान बहुत सारे जो ईस्ट पाकिस्तान में रह रहे थे वो पलायन करके भारत आना शुरू कर दिया था। भारत डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था, उनके जो भी उनका मैटर था उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था। अब यहाँ से भारत को, अभी भी भारत यहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि आप ये समझ सकते हो कि भारत खुद जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद बहुत दर्द झेला। जैसे आज़ादी मिला उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से पार्टीशन हुआ था उसके पहले, तो पार्टीशन के बाद जो इतना कत्लेआम हुआ, उसके बाद नेक्स्ट जो था 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ, फिर उसके बाद 1965 में फिर पाकिस्तान से वॉर हुआ, फिर कश्मीर का मुद्दा था। तो इंडिया ने पहले ही बहुत सारा दर्द झेल रखा था, तो डायरेक्ट वॉर में आ जाना, इन्वॉल्व हो जाना, ये इंडिया का उस समय मंशा भी नहीं था। लेकिन पलायन इतना ज़्यादा हो रहा था ईस्ट पाकिस्तान से, बंगाल में जो लोग आ रहे थे काफ़ी संख्या में आ रहे थे, क्योंकि जो ऑपरेशन सर्चलाइट के कारण जो वहाँ लोगों को मारा जा रहा था, और उसमें मैंने आपको बताया कि लगभग 5 लाख से लगभग 30 लाख के बीच लोग मारे गए। और ये भी आंकड़ा है कि लगभग 9 महीने तक का जो ये ऑपरेशन चला, उसके बाद बहुत सारी महिलाओं ने, लगभग 4 लाख महिलाओं ने बहुत समय के बाद अबॉर्शन भी कराया। तो आप समझ सकते हो किस लेवल पे ये पूरा का पूरा ऑपरेशन चला होगा, जो कितना टेरेबल था। उसके बाद जो नेक्स्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि जब पलायन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तब फिर इंडिया को अब कुछ ना कुछ अब सोचना पड़ रहा था, इसलिए क्योंकि भाई इतने लोग वहाँ से यहाँ आ जाएंगे, तो फिर यहाँ भारत में भी अभी उस तरीके का कंडीशन नहीं था कि आगे, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारा पॉलिटिकली जो इस्टेब्लिशमेंट था वो भी इतना अच्छे से चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भारत के लोगों के लिए भी कुछ योजना बनना था, और ये अननेसेसरी बर्डन था हमारे देश के ऊपर। कितने लोग आ जाएंगे तो फिर उसका भरण पोषण कैसे होगा। तो और ये सिचुएशन जो था फुली कैओटिक था। तो इसमें अब जो अगला जो होता है, भारत जो रोल इसमें निभाता है वो ये करता है कि अभी भी वॉर में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद जो बांग्लादेश में ही, अभी जो बांग्लादेश है, उस समय ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता, वहाँ मुक्ति वाहिनी बनी। मुक्ति वाहिनी में जो थे वो जो सिविलियंस थे, बंगाली सिविलियंस वो थे, और उसके बाद कुछ मिलिट्री के लोग थे, बांग्लादेश के कुछ पुलिस थे। ये सब मिल करके इन्होंने एक मुक्ति वाहिनी बनाया, जो कि एक लिबरेशन मूवमेंट के थ्रू, मतलब इसको और इसमें गोरिल्ला वॉर वो लोग कर रहे थे। गोरिल्ला वॉर का मतलब होता है छुप छुप के वॉर करना, ठीक है। तो छुप छुप के इन्होंने वॉर भी किया, लेकिन जो सिविलियंस थे बहुत मात्रा में, बहुत काफ़ी लोग जो है वो आ रहे थे बंगाल। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो मुक्ति वाहिनी थी उसको भारत की सेना ने गोरिल्ला वॉर के लिए ट्रेन किया। अभी भी भारत जो था वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था उसमें, अभी भी भारत डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था उसमें। लेकिन होता क्या है कि पाकिस्तान को ये समझ में आ रहा था कि भारत कहीं न कहीं इनडायरेक्टली जो है वो सपोर्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान ने क्या किया, भारत ने तो अभी तक डायरेक्ट पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया था, वो मुक्ति वाहिनी के थ्रू ही उसी को गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए ट्रेन कर रही थी। उस समय जो यहाँ सेना के जनरल थे वो मानेकशॉ थे। तो अब क्या होता है कि पाकिस्तान क्या करता है कि ऑपरेशन चंगेज खां के तहत जो नॉर्थ वाला एरिया है इंडिया का, उस पे वो अपने एयरफोर्स से अटैक कर देता है। अब डायरेक्ट
अटैक करने का मतलब है कि अब इंडिया को भी उसमें इन्वॉल्व होना पड़ जाता है। अब इंडिया जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती है वॉर में। क्यों? क्योंकि अब तो भाई ये सॉवरेनिटी की बात हो गई। अब तो ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया पाकिस्तान का। पाकिस्तान को ये लगा था कि शायद अभी इंडिया रिसेंटली बहुत सारा वॉर हुआ था, चाइना से हुआ था, पाकिस्तान से हुआ था, तो उसको लगा कि शायद हम वो एक स्ट्रेटजी के थ्रू वॉर किया ताकि हम भारत को हरा देंगे इस फ्रंट पे। लेकिन उसका दाव जो है काफी उल्टा पड़ गया। और जब उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी भारत की, श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, तो उन्होंने सेना के प्रमुख से मीटिंग किया। तो फिर वॉर के सिचुएशन पे डिस्कशन हो रहा था। तो भाई उस समय हुआ कि जो मॉनसून का टाइम है तो उस समय जो होगा युद्ध करना ठीक नहीं होगा, तो उसको टाला गया। और फिर उसके बाद जो है डायरेक्ट फिर दिसंबर के टाइम पे भारत ने पाकिस्तान का जो ये मुक्ति वाहिनी था इसके साथ मिल करके डायरेक्ट वॉर किया। तो डायरेक्ट वॉर मतलब था पाकिस्तान से ही हो रहा था, इस वाले फ्रंट पे भी हो रहा था और इस वाले नॉर्थ वाले पे भी था, और इधर आपका ईस्ट वाले फ्रंट पे जो बंगाल वाला एरिया है उधर ये वॉर चल ही रहा था कि जो वहाँ के पीपीपी पार्टी के जो लीडर थे जुल्फिकार अली भुट्टो, वो यूएन में जाकर के इस बात को उठा रहे थे कि भाई भारत जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया है वॉर में। तो वो यूएस को एक तरीके से कह रहे थे कि वो भी उसके डिफेंस में, मतलब पाकिस्तान के डिफेंस में आगे खड़े हो जाए। और मैं आपको बता देता हूँ कि उस टाइम जो था यूएस जो था वो पूरी तरीके से पाकिस्तान को समर्थन कर रहा था और चाइना भी कर रहा था। लेकिन भारत के साथ जो खड़ा था वो यूएसएसआर था, सोवियत संघ था। तो लेकिन कोई फायदा नहीं होता है जब तक वो वहां करने जाते हैं। इतने समय के बाद जो पाकिस्तानी सेना थी वो सरेंडर कर जाती है ढाका में। और मैं आपको बता देता हूँ लगभग 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर कर देती है। और ये खबर मिलते ही जो है वो तिलमिला जाते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो। तो आप ये समझ सकते हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे बड़ा सरेंडर था। और उसके बाद सरेंडर हो जाने के बाद फिर नेक्स्ट तो जो बांग्लादेश था वो एक देश बनकर उभरा, क्योंकि अब तो कुछ बचा नहीं था ऑप्शन उसके पास सिवाय इसके कि अब हथियार डाल दे। और जो पलायन था वो लगभग भारत में लगभग 1.25 करोड़ के आसपास लोग, जो वेस्ट वाला एरिया था, सॉरी ईस्ट पाकिस्तान का जो एरिया था जो भी बांग्लादेश है उससे भारत आ चुके थे। उतने लोगों को भारत ने उस समय इतनी परिस्थिति खराब होने के बावजूद भी उसको यहाँ रखा। और भारत के लिए भी इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी था, क्योंकि इतने लोगों का किस तरीके से क्योंकि बजट का एक हिस्सा होता है जो अपने देशवासियों के लिए होता है, लेकिन अब इतने लोगों के आ जाने, एक ह्यूमन ग्राउंड पे भी आपको देखना पड़ता है कि जो लोग आ गए हैं, जो शरण ले लिया, उसका भी आपको देखभाल करना पड़ेगा। तो भारत के लिए भी अब कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन चाहिए था। तो ये एक सॉल्यूशन था। उसके बाद बांग्लादेश को आज़ादी मिला। फिर उसके बाद फिर शिमला समझौता होता है, और ये 1971 की बात मैं कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद शिमला समझौता में जितना एरिया अक्वायर किया हुआ था भारत ने वो उसको वापस किया, फिर सैनिक को दिया, और फिर बांग्लादेश को एक फॉर्मली एक जो ट्रीटी होता है उस पर साइन हुआ, संधि हुआ, और मिल गया एक फॉर्मली कि बांग्लादेश भी एक अलग देश होगा। तो ये इस तरीके का कहानी था। अब आगे जो अभी जो चीजें चल रहा है, जो प्रेजेंट में चल रहा है, तो वहां पे आपको पता है कि किसकी वजह से हुआ था। तो ये सीधा बात है, ये जो आंदोलन और जो उसको लीड कर रहे थे, तो उसके जो अवामी लीग जो है वो प्रमुख पार्टी है। उसी पार्टी से आती है शेख हसीना, और उनके ही पिता हैं मुजीबुर रहमान। तो अब बात यूं होता है, देखो बात अब यहीं पे शांति नहीं हुआ। 1975 में क्या हुआ कि जो ढाका में ही एक धान मंडी जगह है जहां उनके पिता, शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान और उनकी माता और 3 भाई सबको मार दिया जाता है।
उस समय शेख हसीना इत्तफाकन वहाँ नहीं थी, वो जर्मनी में थी, अपने पति और बच्चे के साथ जर्मनी में थी। उनको पता चलता है, फिर वो ये पहली बार नहीं है कि वो भारत में रह रही है। उस समय भी वो भारत में ही शरण ली थी और लगभग लगता है 1975 से 1981 तक वो भारत में ही रही, लेकिन उनसे अवामी लीग के लीडर मिलते रहे कि उनको जाना चाहिए बांग्लादेश और वहाँ का जो पॉलिटिक्स है उसको उसे उन्हें संभालना चाहिए। लेकिन जब सिचुएशन अंडर कंट्रोल होता है, सब कुछ सेटल डाउन होता है, तब वो बांग्लादेश जाती है और वहाँ पे एक्टिव पॉलिटिक्स वो करती है। लेकिन वहाँ पे एक जो विंग था, जो पाकिस्तान को चाहने वाला था, वो अभी भी एक्टिव था, वो कट्टरपंथी वाला। तो धीरे-धीरे अब वहाँ से मैं आपको आगे लेके जाता हूँ। तो जो अभी जो सिनेरियो हुआ है 2024 में, इसमें एक्चुअली जो बवाल हुआ है उसका जो मेन रीजन ये था कि भाई गवर्नमेंट जॉब में 30% रिजर्वेशन दे दिया शेख हसीना ने। 30% रिजर्वेशन किसको दिया? इन्होंने फ्रीडम फाइटर के जो परिजन है, जो उनके उनसे जो जुड़े हुए हैं, उनको 30% का आरक्षण दिया। तो उस आरक्षण की वजह से जो छात्र थे वो सड़क पे उतर गए। अब शेख हसीना का क्या कहना है कि छात्र तो कम थे, इसमें कट्टरपंथियों ने उस कट्टरपंथी पूरा का पूरा भीड़ का हिस्सा बन गए और तोड़फोड़ मचाया। दूसरा पक्ष का कहना है कि भाई ये जो थे वो जो आरक्षण कर दिया 30% का, इस वजह से सड़कों पे, तो लेकिन जब ये भीड़ अनकंट्रोल हो गया तो जो पुलिस थी तो उसको गोली चलाना पड़ा। तो काफी छात्र मारे गए उसमें। तो छात्र मारे गए, उसके बाद सेना ने डायरेक्टली इंटरवीन कर दिया और इंटरवीन करके तख्ता पलट कर दिया। तो उनको भाग के यहाँ आना पड़ा। अब शेख हसीना का कहना है कि भाई ये चीजें जो हुआ है उसमें इसमें कट्टरपंथियों का हाथ है। ये कोई छात्र नहीं, कट्टरपंथी जो थे उन्होंने पूरे प्रदर्शन को कंट्रोल कर लिया और जो भी वहां पे हुआ था, आपने देखा था किस तरीके से कि कैसे आगजनी हुआ और कैसे वो जो शेख हसीना का जो आवाज था उस पे किस तरीके से तोड़-फोड़ मचाया और सब कुछ तहस-नहस किया, वो सारा घटना हुआ। और एक जो उसके बाद जो लीडर उभर के आए, उनका नाम था मोहम्मद यूनिस। और देखो मोहम्मद यूनिस था, और दूसरा क्या है कि उनका जो झुकाव है वो अभी भी अमेरिका और चाइना की ओर ज़्यादा है। अमेरिका और चाइना की ओर झुकाव है और पाकिस्तान से वो सिंपैथी भी रखते हैं। तो कहने का कुल मतलब ये है कि अच्छा किस तरीके से जो वहाँ भारतीय थे, जो वहाँ माइनॉरिटी थे, भारतीय ऑब्वियसली वहाँ पे माइनॉरिटी होंगे बांग्लादेश में, उसको किस तरीके से वहाँ मारा पीटा गया, वहाँ के मंदिरों को तोड़ा गया, ये सारा काम बांग्लादेश में हुआ। और ये किसके सह में हुआ? मोहम्मद यूनिस, जो वहाँ के अंतरिम सरकार अभी बनी हुई है वहाँ पे। तो और कहीं ना कहीं ये एक तरीके से ये जो इशू है, जो पड़ोसी को भी डिस्टेबलाइज करने का एक मुद्दा है, क्योंकि देखो वहाँ का सरकार जो है अब वो भारत के पक्ष में नहीं है, ये तो एकदम साफ साफ है, क्योंकि चाइना से उनका जो रिलेशन है अच्छा है, जो भारत से रिश्ते में जिसके साथ खटास है उसके साथ उनका वो अच्छी तरीके से बन रहा है। तो कहने का मतलब है कि अभी जो भी चीजें आप देख रहे हो, अब इसमें बात आ गया कि जो वहाँ की न्यायालय है वो शेख हसीना को मृत्युदंड की सजा सुना देती है। किस घटना में? उसी घटना में जिसमें कि छात्रों को सड़कों पे जो प्रदर्शन कर रहे थे उसमें गोली चला और वो मारे गए। उसी में उनको जो है मेन कॉन्स्पिरेटर माना गया है और उसमें उनको फांसी की सजा सुनाया, फांसी की सजा नहीं, मृत्युदंड की सजा सुनाया है, माफ करिएगा, मृत्युदंड की सजा सुनाया है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि वो भारत में है, और भारत में कहाँ पे है? अज्ञात स्थान पे है। अज्ञात कहने का मतलब ये चीजें ऐसा होता है कि उसको डिस्क्लोज गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, ये दो देशों के बीच की बात होती है। अब क्या भारत डायरेक्टली शेख हसीना को कर देगा बांग्लादेश के हवाले? ऐसा देखो नहीं होता है। ट्रीटी होता है दो देश के बीच में और उसमें साफ साफ चीजें होता है, दो चार बातें। अगर कुछ भी चीजें राजनीति से प्रेरित हो और एक जो मनसा हो वो साफ नहीं हो, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो शेख हसीना को भारत जो प्रत्यार्पण नहीं कर सकती, जो कि प्रत्यार्पण के लिए बोला गया है बांग्लादेश की तरफ से कि भारत जो है वो शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले कर दे। तो जो प्रत्यार्पण संधि होता है उसमें बहुत सारा क्लॉज होता है। उसमें ये भी आता है कि अगर देखो उन्होंने यहाँ पे शरण लिया है, तो शरण लेने के नाते भी, और भारत को जब तक इस चीजों का पूरा आभास नहीं हो जाएगा, पूरी तरीके से समझ नहीं जाएगा कि ये जो निर्णय दिया गया है वो कितना ट्रांसपेरेंट है या कोई ऐसा भावना तो इसके पीछे नहीं छुपा हुआ है जो
एक डिस्टेबलाइज कर दे, तो इस ग्राउंड पे अगर देखा जाए तो भारत के लिए एक दुविधा का विषय जरूर है कि वो आगे क्या करेगा। लेकिन अभी डायरेक्टली तो वो बांग्लादेश को नहीं सौंप सकता है, शेख हसीना को, मुझे ऐसा लगता है। और अब ये हो सकता है मामला इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाए और इसको देखा जाएगा पूरी तरीके से कि क्या रहा क्या नहीं रहा। तो कुल मिला के देखा जाए तो बांग्लादेश में जो पॉलिटिक्स रहा वो इर्द गिर्द अवामी लीग के इर्द गिर्द ही रहा। तो अभी तक जो वहाँ पे जो सिचुएशन था, कंट्रोल था, वो इसी गवर्नमेंट के अंडर था। जो दूसरा गवर्नमेंट है, वो जो अभी अंतिम सरकार चल रही है मोहम्मद यूनिस की, तो कहने का मतलब है कि देखो भारत के लिए मुझे नहीं लगता है कि ये उतना बेहतर हो सकता है, क्योंकि को भारत जिसके खिलाफ है या भारत को जो हर तरीके से हर पक्ष पे उसके सामने आ जाता है, उसके साथ वो रिश्ता बनाती है। तो कहने का मतलब आपका पड़ोसी भी कहीं ना कहीं आपको हार्म कर सकता है। तो पलायन का सबसे बड़ा इशू है। अभी 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 जो आप सिचुएशन देख रहे होगे इस समय, जो प्रेजेंट सिनेरियो है, इसमें भी जो SIR चल रहा है बंगाल में, तो इससे भी आप देख सकते हो कि कितने लोग अभी यहाँ से भागने को तैयार हो गए। तो पलायन जो है वो बराबर वहाँ से होता आ रहा है। ये भी एक सबसे बड़ा समस्या है। खैर, अभी मुझे जो जो मेरा इशू था, जो मेरा मुझे कहना था, वो मुझे बांग्लादेश से जो पलायन करके आई शेख हसीना, उसके बारे में कहना था। तो आपको पता चल गया होगा कि जो मुख्य कारण था वो क्या था। छात्र का प्रदर्शन, उसमें गोली चलना, और किस तरीके से उनके वहाँ शेख हसीना को वहाँ ना रहते हुए भी वहाँ के कोर्ट ने सजा सुनाया है। तो और ये भारत के लिए भी एक समस्या है एक तरीके का। मतलब अब देखो तो किस तरीके से आगे ये हैंडल करता है कि भाई सौंपना है नहीं सौंपना है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे नहीं सौंप सकते हैं जब तक कि कुछ चीज़ें आपको साफ साफ दिख ना जाए। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।